नमस्कार दोस्तों। सोचिए, आजादी के लगभग 80 साल बाद भी अगर किसी देश की आर्मी अपनी यूनिफॉर्म, सेरेमनीज और कई सिंबल्स में कॉलोनियल एरा की छाप लेकर चल रही हो, तो क्या क्या ये सभी आइडेंटिटीज उन्हें बदल देनी चाहिए या नहीं? क्या ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करना ज्यादा जरूरी है या फिर एक इंडिपेंडेंट नेशन को अपनी खुद की आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करनी चाहिए ना? इसी डिबेट के बीच इंडियन आर्मी ने रिलीज किया है आर्मी यूनिफॉर्म मैनुअल 2026। ये सिर्फ ड्रेस कोड में चेंजेस नहीं है, ये एक सिंबॉलिक मैसेज है कि भारत अपनी मिलिट्री आइडेंटिटी को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। तो आज के सेशन में हम डिटेल में समझेंगे कि आर्मी यूनिफॉर्म मैनुअल 2026 में क्या-क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सी ब्रिटिश एरा प्रैक्टिसेस को रिमूव किया जा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या इसे इंडियन आर्मी की कैपेबिलिटी पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, और क्यों कुछ लोग इस डिसीजन की तारीफ कर रहे हैं जबकि कुछ लोग इस डिसीजन के क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। दैट इज आर्मी यूनिफॉर्म मैनुअल 2026। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दीज आर दी न्यू यूनिफॉर्म्स जो आर्मी ने इंट्रोड्यूस करी है। आपने ये इमेजेस जो है वो देखी भी होंगी, आपने सोशल मीडिया पर डेफिनेटली अभी तक ये इमेजेस देख ली होंगी। काफी कुछ दिनों से जो है वो चर्चा चल रही है ये नई यूनिफॉर्म्स की। सो इंडियन आर्मी ने लगभग 150-170 पेजों का एक आर्मी यूनिफॉर्म मैनुअल 2026 जो है वो रिलीज किया है। ये मैनुअल पिछले कई सालों से फॉलो किए जा रहे ड्रेस रेगुलेशन को रिप्लेस करेगा, लेकिन इसे सिर्फ यूनिफॉर्म अपडेट के रूप में देखना जो है वो गलत होगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये एक सिंबॉलिक, इंस्टीट्यूशनल और कल्चरल रिफॉर्म है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है मिलिट्री ट्रेडिशंस को और ज्यादा इंडियन बनाना, कॉलोनियल एरा की जो अननेसेसरी प्रैक्टिसेस हैं उन्हें रिमूव करना, और मॉडर्न रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेगुलेशंस को अपडेट करना। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर इतने सालों बाद ही इस रिफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी? सो आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे अब कि ये रिफॉर्म की जरूरत जो है वो क्यों हमें देखने को मिली है, राइट? व्हाई दिस रिफॉर्म इज नीडेड। तो देखिए, मिलिट्री यूनिफॉर्म सिर्फ जो है वो कपड़े नहीं होती। मिलिट्री यूनिफॉर्म किसी देश की या किसी आर्मी की अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है, उस देश की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, नेशनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इंस्टीट्यूशनल कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करता है। लगभग 200 सालों तक हम जानते हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर इवॉल्व हुई, जिसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था ना। उस वक्त इसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहने के पीछे कारण यही है कि कॉलोनियल जो है वो ये एक लेगेसी है ना, ब्रिटिश कॉलोनी का हम हिस्सा थे। सो ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहते थे वो इसे ना। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने आर्मी का ओवरऑल स्ट्रक्चर लार्जली कंटिन्यू रखा। क्यों? क्योंकि नए देश को स्टेबिलिटी की जरूरत थी। अचानक रेडिकल चेंजेस लाना जो है वो प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए रेजिमेंटल ट्रेडिशंस, सेरेमोनियल कस्टम्स और ड्रेस रेगुलेशंस को कंटिन्यू रखा गया। और काफी हद तक वैसे ही ये काफी लंबे समय तक कंटिन्यू रहे भी। लेकिन धीरे धीरे एक क्वेश्चन जो है वो उठने लगा कि क्या एक इंडिपेंडेंट इंडिया की मिलिट्री को कॉलोनियल सिंबल्स को इतने लंबे समय तक कैरी करना चाहिए या नहीं? यानी कि बदलाव का समय जो है वो अब कब आएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी की जरूरत तो तब थी। तो जब हमने स्टेबिलिटी एस्टेब्लिश कर ली है, तो क्या अब इन कॉलोनियल लेगेसी को कंटिन्यू रखना प्रैक्टिकल है या नहीं? सो अगर किसी ट्रेडिशन का प्रैक्टिकल रेलेवेंस है तो उसे ऑब्वियसली रखा जा सकता है। लेकिन अगर कोई चीज सिर्फ कॉलोनियल लेगेसी के रूप में बची हुई है तो उसकी रिव्यू जो है वो होनी चाहिए। नाउ आर्मी यूनिफॉर्म 2026 इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, राइट? सो नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ब्रिटिश एम्पायर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा थी, हम जानते हैं। चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, अफगान कैंपेन्स हो या बर्मा कैंपेन्स हो, इंडियन सोल्जर्स हर जगह पर ब्रिटिश फोर्सेस के साथ लड़े और बड़ी संख्या में कैजुअलिटीज भी हुई ना। इसी वजह से ब्रिटिश मिलिट्री कल्चर का इन्फ्लुएंस इंडियन आर्मी पर बहुत गहरा नजर आता है, जैसे कि यूनिफॉर्म स्टाइल्स पर, परेड कस्टम्स में, सेरेमोनियल वेपन्स और मिलिट्री एटिकेट्स में। सो इंडिपेंडेंस के बाद भी ये ट्रेडिशंस जो है वो ऑब्वियसली कंटिन्यू रखे गए, क्योंकि एज आई सेड हमें स्टेबिलिटी की जरूरत थी। और उसके पीछे का लॉजिक भी था, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन मेंटेन करना जो है वो जरूरी था। लेकिन अब भारत अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को और स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करना चाहता है, जिसके चलते बड़े चेंजेस जो है वो लाए गए हैं यूनिफॉर्म में, राइट? सो क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं देखते हैं। सो सबसे पहला मेजर चेंज तो यह है कि जो रॉयल लेगेसी है उसको रिमूव किया गया है। सबसे बड़ा सिंबॉलिक चेंज है ये, रॉयल टर्मिनोलॉजी को फेज आउट करना। देखिए, जो ब्रिटिश आर्मी है, जो ब्रिटिश नेवी है, वो रॉयल नेवी, रॉयल आर्मी या रॉयल एयरफोर्स इस तरह लिखती है, और उसी तरह इंडिया में भी ये टर्म्स जो है वो यूज किए गए। सो ब्रिटिश एरा में कई मिलिट्री इंस्टीट्यूशन का के नामों में रॉयल वर्ड का जो है वो यूज होता था। ये सिंबलाइज करता था कि लॉयल्टी जो है वो किसकी तरफ है। रॉयल्टी कौन है? ब्रिटिश मोनार्क और ब्रिटिश क्राउन। लेकिन आज इंडिया एक सोवरेन रिपब्लिक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश क्राउन को नहीं बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकॉग्नाइज करता है। एंड ऑब्वियसली वी द पीपल, वी आर द सोवरेन, राइट? क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है हम। सो इसीलिए कॉलोनियल जो अलीजेंसेज हैं और उनको रिप्रेजेंट करने वाली जो टर्मिनोलॉजी है, उनको कंटिन्यू रखना इंडिपेंडेंट इंडिया की आइडेंटिटी के साथ कंसिस्टेंट नहीं माना गया, और इसीलिए रॉयल लेगेसी को ऑफिशियली रिमूव किया जा रहा है। दूसरा मेजर जो है वो चेंज है, वो है जो सेरेमोनियल स्वॉर्ड्स
राइट, आपने देखा होगा कि कई आर्मी परेड्स में सीनियर ऑफिसर्स सेरेमोनियल स्वॉर्ड्स कैरी करते हैं, जैसे कि गार्ड ऑफ ऑनर या पासिंग आउट परेड में या आर्मी डे में या मिलिट्री इंस्पेक्शंस के दौरान। राइट, ये ट्रेडिशन ब्रिटिश कैवलरी और यूरोपियन मिलिट्री कस्टम्स से आई थी ना। हिस्टोरिकली स्वॉर्ड्स जो है वो सिंबलाइज करते हैं एक एरिस्टोक्रेटिक स्टेटस। ब्रिटिश जो आर्मी थी उसमें जो ऑफिसर्स हुआ करते थे वो एरिस्टोक्रेट्स थे। राइट, वो स्वॉर्ड्स कैरी करते थे, जो खासतौर पर कैवलरी ऑफिसर्स थे। ये जो स्वॉर्ड्स है रिप्रेजेंट करती है वही एरिस्टोक्रेटिक स्टेटस, वो बैटल फील्ड लीडरशिप, वो अथॉरिटी। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। आज वॉर्स जो है वो प्रेजेंट टाइम में, खासतौर पे हमने देख लिया यूक्रेन रशिया युद्ध में, वॉर्स जो है वो डिसाइड हो रहे हैं ड्रोन्स के माध्यम से, सैटेलाइट से, मिसाइल से और साइबर कैपेबिलिटीज से। अगर तो ऐसे में ये जो सेरेमोनियल स्वॉर्ड्स हैं वो मॉडर्न मिलिट्री लीडरशिप को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। इसलिए आर्मी यूनिफॉर्म 2026 के अकॉर्डिंग रिव्यूइंग ऑफिसर्स को जनरली स्वॉर्ड कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाँ, कुछ स्पेशल ओकेजन्स में ऑब्वियसली कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर कुछ स्पेशल सेरेमनीज में स्वॉर्ड्स जो है वो कैरी की जाएंगी। राइट, नेक्स्ट नेक्स्ट चेंज इज अबाउट द बंदी जैकेट। सो बंदी जैकेट को जो है वो अब अप्रूवल मिल चुका है। आपने देखा होगा जो गोल बंद गले वाली जो जैकेट होती है ना, दैट्स बंदी जैकेट। तो ये शायद सबसे इंटरेस्टिंग चेंज है, क्योंकि अब मेल ऑफिसर्स ऑथराइज्ड फॉर्मल फंक्शंस में बंदी जैकेट जो है वो पहन सकेंगे। बंदी जैकेट एक ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्मल गारमेंट हम लोग जानते हैं। खास तौर पर नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में इसका काफी कॉमन यूज रहा है ना। नए रूल्स के हिसाब से फुल स्लीव शर्ट्स और फॉर्मल ट्राउजर्स अगर आप पहनते हैं तो आप कुछ फॉर्मल इवेंट्स में बंदी जैकेट्स को पहन सकेंगे ना। ये सिर्फ फैशन का चेंज नहीं है, ये इंडियन कल्चरल कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दिखाता है कि आर्मी ऑफिशियल रेगुलेशंस में इंडियन ट्रेडिशंस को इनकॉर्पोरेट करना चाहती है। राइट, उसके अलावा अदर कुछ चेंजेस आए हैं, लाइक एक सेरेमोनियल पाउच बेल्ट जो है वो पहले पहना करते थे। आपने कई ऑफिसर्स को सेरेमनीज में कुछ एक पाउच बेल्ट इस तरह जो है वो एक पाउच बेल्ट साइड में कैरी करते हुए देखा होगा। अब हिस्टोरिकली इस पाउच बेल्ट या इस पाउच की जो है वो रेलेवेंस थी, क्योंकि इस पाउच में मैप्स, मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स, अम्युनिशंस वगैरह या एड किट वगैरह जो है वो कैरी किया करते थे। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में ये फंक्शनल रेलेवेंस जो है लोगों खत्म हो चुकी है। आज जो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी जाती है उसके सामने पॉकेट्स होती हैं। अगर आपको अपने एम्युनिशंस रखने हैं या मैप्स वगैरह रखने हैं, तो मैप्स तो वैसे डिजिटल हमारे पास कई इक्विपमेंट्स मौजूद हैं जिनमें हम मैप्स को यूज कर सकते हैं। राइट, तो ये पाउच जो है वो रिलेवेंट है। तो आर्मी का ये मानना है कि अगर कोई ट्रेडिशन प्रैक्टिकल पर्पस सर्व नहीं करता है तो उसकी रिव्यू होनी चाहिए, और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर सेरेमोनियल पाउच बेल्ट को अब रिमूव कर दिया गया है। ना वुमेन ऑफिसर्स के लिए भी जो है वो कुछ नई गाइडलाइंस लाई गई हैं। क्या है ये देखते हैं। सो वुमेन ऑफिसर्स के लिए नए मैनुअल में वुमेन ऑफिसर्स के लिए भी डिटेल ड्रेस गाइडलाइंस दी गई हैं ना। उनके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड सिचुएशंस में वुमेन ऑफिसर्स पहन सकती हैं लाइक सोबर कलर्ड साड़ीज पहन सकती हैं, कुर्ता सलवार जो है वो अगर वो पहनना चाहते हैं उसके कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं, स्ट्रेट एंकल लेंथ ट्राउजर्स वो पहन सकती हैं, और जहां रिक्वायर्ड हो वहां पर वो प्रिस्क्राइब्ड जो दुपट्टा है वो भी पहन सकती हैं। ये एक ग्रेटर क्लैरिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा, जो कंफ्यूजन होती है आर्मी में उसको रिड्यूस करेगा, और वुमेन ऑफिसर्स को एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा फॉर ड्रेसिंग अप, स्पेशली इन फॉर्मल ओकेजन्स, क्योंकि बैटल फील्ड में तो डेफिनेटली जो टैक्टिकल गियर है वही पहनना पड़ता है। राइट, उसके अलावा एक नया अपडेट है विंटर यूनिफॉर्म को लेकर। सो आर्मी यूनिफॉर्म मैनुअल 2026 में विंटर यूनिफॉर्म को भी अपडेट किया गया है, जिसमें मेन फोकस है कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी और मॉडर्न अपीयरेंस। आज बहुत सारे एडवांस फैब्रिक जो है वो टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है जो कि लाइट वेट होते हुए भी बेटर प्रोटेक्शन देते हैं एक्सट्रीम ठंडे में भी ना। इसी अप्रोच के साथ न्यू विंटर ड्रेस कैटेगरीज जो है वो इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिनमें अंगोला शर्ट्स, हाई मतलब ये क्या बोलते हैं, टेम्परेचर को रेजिस्ट करने वाली या एक्चुअली लो टेम्परेचर रेजिस्ट करने वाली बैटल जैकेट्स, और बेरेट्स। बेरेट्स आपने देखी होंगी जो गोल टोपी पहनते हैं ऐसे टेढ़ी करके। राइट, सो साथ ही इसी के साथ कुछ विंटर सेरेमोनियल ड्रेसेस जो पहले लिमिटेड रैंक्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड थी, अब उन्हें ब्रॉडर कैटेगरीज के ऑफिसर्स के लिए भी अलाउ किया गया है, लाइक दिस वन, लाइक दिस वन, वेयर इज, यस, ये ड्रेस। राइट, ड्रेस नंबर 3B। ये मतलब ऑलमोस्ट सभी रैंक के ऑफिसर जो है वो अब इस तरह की सेरेमोनियल ड्रेसेस पहन सकेंगे। नाउ टैटू और ग्रूमिंग के लिए भी जो है वो कुछ नए कानून जो है वो लाए गए ग्रूमिंग डिसिप्लिन को लेकर। सो मैनुअल में पर्सनल अपीयरेंस को लेकर भी अपडेटेड गाइडलाइंस दी गई हैं, जैसे कि टैटू पर रेगुलेशन है, हेयर स्टैंडर्ड्स, मुस्टैच नॉर्म्स और ओवरऑल ग्रूमिंग एक्सपेक्टेशंस। ना दुनिया भर की जो मिलिट्री है वो एक बैलेंस जो है वो बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, जहां पर इंडिविजुअल हर एक सोल्जर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, लेकिन एट द सेम टाइम यूनिट डिसिप्लिन और प्रोफेशनल अपीयरेंस भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो इंडियन आर्मी भी इसी ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करती नजर आ रही है अब। राइट, एंड जो एक लार्जर कंटेक्स्ट जो है नजर आ रहा है इस नए मैनुअल के जरिए, वो है एक डीकोलोनाइजेशन वाला जो लार्जर कंटेक्स्ट है। ये रिफॉर्म जो है वो आइसोलेटेड नहीं है ना, इन्हें भारत के एक ब्रॉडर डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट का हिस्सा जो है वो माना जा रहा है। जैसे कि हम बहुत सारे पुराने कॉलोनियल पीरियड की लेगेसी से, जैसे हमने कई नाम चेंज करे, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया, इंडियन नेवी के इंसिग्निया को जो है वो चेंज किया गया, जहां पर पहले ब्रिटिश जो है वो नेवी का आप कह सकते हैं कि फ्लैग ऑलमोस्ट जो है वो यूज कर रहे थे, अब हमने वहां पर नया इंसिग्निया यूज किया है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया है और इंडियन सिंबल्स और इंडिजिनस आइडेंटिटी को प्रमोट किया है।
सो ये सब एक लार्जर नैरेटिव का पार्ट है कि भारत अपनी इंस्टीट्यूशंस को इंडियन वैल्यूज और सिंबल्स के साथ रिडिफाइन करना चाहता है, राइट। ना क्वेश्चन ये है कि इन सब चेंजेस का इंपैक्ट क्या है? क्या इससे आर्मी की कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या इन रिफॉर्म से इंडियन आर्मी की बैटलफील्ड कैपेबिलिटीज इंप्रूव होती है? तो डायरेक्ट सिंपल जवाब देखें डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन बंदी जैकेट पहनना या सेरेमोनियल स्वॉर्ड रिमूव करने से बैटलफील्ड परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं होता। इनडायरेक्ट जो है वो इसके बेनिफिट डेफिनेटली है ना। मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में मॉरल और आइडेंटिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। सैनिकों का मॉरल जो है वो बना रहना चाहिए। सो अगर सोल्जर्स को लगे कि उनकी इंस्टीट्यूशंस उनकी अपनी सिविलाइजेशन और हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है, तो उससे प्राइड और बिलोंगिंग की फीलिंग और स्ट्रांग हो जाती है ना। हालांकि इसे ऑब्जेक्टिवली मेजर करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हाईली सब्जेक्टिव है। इसीलिए बड़े लेवल पर लोग जो है वो क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या है? नाउ ऑब्वियसली इन रिफॉर्म की तारीफ भी हो रही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ट्रेडिशंस नेचुरली इवॉल्व होती रहती हैं, राइट। कई ब्रिटिश कस्टम्स पहले ही चेंज किए जा चुके हैं। कुछ रेजिमेंट्स की आइडेंटिटी इन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस से जुड़ी हुई है, जो कि ब्रिटिश टाइम्स की जो जो रेजिमेंट्स है खासतौर पर ना, उन्हें कंप्लीटली रिमूव करना उनकी लेगेसी को इंपैक्ट कर सकता है, पहली बात तो, राइट। वहीं कुछ और वेटरन्स हैं जो एक दूसरा तरह का क्रिटिसिज्म लेकर आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस जो है वो होना चाहिए टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने पर, एमुनिशंस बेटर प्रोवाइड हो, मॉडर्न वेपन्स लेकर आए, ऑपरेशनल रेडीनेस पर। उनके हिसाब से सिंबॉलिक रिफॉर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंस है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, राइट। सिंबॉलिक रिफॉर्म्स तो सेकेंडरी है, पहले प्राइमरली हमें अपनी आर्मी को जितना ज्यादा हो सके उतना सुदृढ़ करना है। सो फाइनल थॉट्स क्या हो सकते हैं यहाँ पर? तो दोस्तों, आर्मी यूनिफॉर्म 2026 यूनिफॉर्म का अपडेट नहीं है। ये एक डिबेट है ट्रेडिशन वर्सेस चेंज के बीच, राइट। कॉलोनियल लेगेसी वर्सेस इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, हेरिटेज वर्सेस मॉडर्नाइजेशन की, इनके बीच में डिबेट है ये। सो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये रिफॉर्म्स सिर्फ सिंबॉलिक साबित होते हैं या इंडियन आर्मी की इंस्टीट्यूशनल कल्चर को एक नई डायरेक्शन देते हैं। लेकिन एक बात तो है कि ये डिस्कशन सिर्फ कपड़ों की नहीं है। ये एक सवाल है कि एक इंडिपेंडेंट भारत अपने इंस्टीट्यूशंस को किस रूप में देखना चाहता है ना। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपको लगता है कि कॉलोनियल सिंबल्स को रिमूव करना सही कदम है, या फिर ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करना ज्यादा जरूरी है? अपनी राय जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। सो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।